नमस्ते साथियों। गांव पंचायत के बारे में हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है और आज गांव सरकार की 73वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि इधर आप देख रहे हैं कि पिछले कड़ियों में हम उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत और अन्य राज्यों में जो ग्राम पंचायत है उनकी तुलना कर रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि जो ग्राम पंचायतें जो वर्तमान में चल रही हैं, तो हम गांव सरकार की बात तो नहीं कर रहे हैं तुलनात्मक में, हम बात कर रहे हैं जो ग्राम पंचायतें जिन प्रदेशों में जो व्यवस्थाएं लागू हैं वर्तमान में, जो 92 में 73वां संशोधन लागू हुआ उसके अनुसार हर प्रदेशों में ग्राम पंचायतें जो बनी उनका तुलनात्मक हम अध्ययन करके आपके सामने रख रहे हैं कि किन किन राज्यों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। पिछली बार आपने देखा कि हमने चर्चा की थी बिहार की, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है। तो आपको मैंने बताया था कि बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था तो के अलावा उसी व्यवस्था में एक ग्राम कचहरी की व्यवस्था है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय पंचायतें थीं वो इस समय काम नहीं कर रही हैं, एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन बिहार में उन्होंने ग्राम कचहरी उन्होंने स्थापित कर रखा है और बहुत सारे मामलों में ग्राम स्तर पर न्याय उनको मिल रहा है। और उसके अलावा एक ये भी कहा था कि वहाँ एक सुरक्षा की व्यवस्था भी बिहार में ग्राम पंचायतों को सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया कि अपने गाँव की कैसे सुरक्षा करें। अब आज आपसे मैं चर्चा करूँगा गुजरात में। सामान्यतः गुजरात के बारे में ये समझा जा रहा है कि गुजरात बड़ा विकसित प्रदेश है और वहाँ संस्थाएं अच्छे ढंग से काम कर रही होंगी, लेकिन इसलिए हम समझते हैं कि इसको आप जरा इस पर ध्यान दीजिए कि गुजरात में किस तरह से काम संस्था ग्राम पंचायतें पहले उनका किस तरह से निर्माण हो रहा है ग्राम पंचायतों का, मतलब जिसको बोलते हैं कि संरचना कैसे होती है और फिर उनके पास क्या अधिकार हैं और वास्तव में वो उस अधिकारों का किस तरह से सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या उस तरह का जिस तरह से उनसे अपेक्षा की जाती है वैसा वो अपनी व्यवस्था चला पाते हैं कि नहीं चला पाते। तो गुजरात में पहले तो जान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान है, गुजरात में ग्राम प्रधान नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं सरपंच। तो एक तो अंतर यह है कि प्रधान को सरपंच बोलते हैं, लेकिन जैसे यहाँ प्रधान चुने जाते हैं ग्राम प्रधान पूरे विधानसभा क्षेत्र से, उसी तरह वहाँ भी चुने जाते हैं सरपंच। अब उसी तरह से वार्ड मेंबर भी चुने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हर वार्डों से ग्राम पंचायत जो बनती है वो प्रधान और वार्ड मेंबर जितने चुने जाते हैं उनसे ग्राम पंचायत बनती है। तो हर वार्डों से वो भी सीधे ग्राम सभा के द्वारा ही चुने जाते हैं वार्ड के मेंबर, तो उसको बोलते हैं पंचायत सदस्य। और जैसे उत्तर प्रदेश में भी उनको पंचायत सदस्य बोलते हैं, तो वहाँ भी पंचायत सदस्य। तो ग्राम पंचायत की इस तरह से वहाँ गठन होता है। अब वहाँ जो है जैसे उत्तर प्रदेश में 2000 की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन होता है और 2000 आबादी पर 9 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं और उसके बाद अगर वो बढ़ता है तो 3000 पर फिर 11 हो जाएंगे, 4000 पर वो सदस्य जैसे संख्या बढ़ेगी, 5000 पे वो 13-15 तक। तो यहाँ अधिकतम 15, जैसे जैसे 1000 की आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहाँ संख्या बढ़ते जाते हैं। लेकिन अधिकतम 15 है। उसी तरह से गुजरात में भी 3000 पे 7, 3000 पे 7, यहाँ 2000 पर 9 है, लेकिन गुजरात में 3000 पे 9 सदस्य, वो 7 सदस्य चुने जाते हैं और हर एक हजार पे जैसे संख्या बढ़ेगी उस पर वो 2-2 सदस्य और बढ़ते चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था उनकी है और वहाँ 25,000 तक के ग्राम पंचायतें हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ की सदस्यता जो वार्ड के सदस्य हैं वहाँ चुने जाते हैं। तो अब ये जब अपने यहाँ 2000 पे है, उनके यहाँ 3000 पे है, अपने यहाँ 9 से शुरू होता है, वहाँ कम से कम 7 सदस्यों से शुरू होता है। अब एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायत बन गई। अब जो समिति है
जैसे उत्तर प्रदेश में जो समिति बनाई जाती है कार्य करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से 6 समितियां यहाँ बनाई गई हैं। राज्य सरकार ने 6 समितियां बनाई हैं, अधिक भी बना सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में 6 समितियां हैं। लेकिन गुजरात में अधिनियम, जो गुजरात अधिनियम है, गुजरात का गुजरात पंचायती अधिनियम 1993, उसके अधीन गुजरात में जो उसी अधिनियम के अंतर्गत ही दिया गया कि एक सोशल जस्टिस कमेटी रहेगी। बाकी जो कमेटियां हैं वो किस तरह बनती हैं, वो जैसे अब यहाँ राज्य सरकार ने 6 कमेटी बना दी, बाकी कमेटियां जो है का बनाने का अधिकार वहाँ उस ग्राम पंचायत को दिया गया है। जो ग्राम पंचायत है कि वो कमेटी जितनी चाहे कमेटी बना सके, लेकिन वो कमेटी जो है वहाँ 2-2 साल वो निश्चित करेगी कौन सी काम जरूरी है, किसके लिए कमेटी बने। लेकिन इस तरह जैसे उत्तर प्रदेश में अस्थायी 6 समितियां हैं, उस तरह की अस्थायी समिति सिर्फ एक समिति है, वो है सोशल जस्टिस समिति। तो एक अस्थायी समिति सिर्फ एक है। अब यहाँ 6 है, तो एक अंतर है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात ये बता रहे हैं कि देखिए ग्राम पंचायत यहाँ का जो अवधारणा है कि जितने भी पंचायत के सदस्य हैं वो और प्रधान वो मिलकर सारे काम करते हैं और उसके अधीन समितियां काम करती हैं। वहाँ क्या है कि वहाँ एक कार्यकारिणी समिति बनती है। अब जितने भी सदस्य चुन लिए गए वो हर वार्ड से, मतलब पंचायत सदस्य जो चुन लिए गए, यह पंचायत सदस्य मिलके एक कार्यकारिणी समिति बनाते हैं। वह ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति है जिसमें कि 5 सदस्य होते हैं। अब एक नया अंतर है कि वही सब काम धाम, तो प्रधान और वो 5 जो कार्यकारिणी सदस्य है, एक तरह समझ लीजिए कि यही उनका कैबिनेट है। इस तरह से वो अपना कैबिनेट प्रधान जी चलाते हैं। अब वो 5 सदस्य जो है 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। वो लेकिन उनको चुनता कौन है? उनको चुनते हैं वही जितने कि ये सदस्य हैं, पंचायत सदस्य, वही मिलकर चुनते हैं। मान लीजिए 7 हैं तो 5 चुनेंगे, 9 हैं तो 11 हैं, 13 हैं, 15 हैं, जैसे भी वो लोग 5 आदमी को कार्यकारिणी से चुनते हैं। तो ये एक बड़ा भारी ये बड़ा विशेष अंतर दिख रहा है। अब इसका प्रभाव क्या है कि देखिए, जब प्रधान चुन लेगा तो वो प्रधान उनमें से अपने जो समिति के वार्ड के जो सदस्य हैं पंचायत समिति के, और वही अपने प्रभाव से वो अपनी कार्यकारिणी जो बनाएगा, वो जो अपने प्रभाव से उन 5 लोगों को चुनवा लेगा और उन्हीं के से वो अपनी पूरा व्यवस्था चलाएगा। तो एक तरह से गुजरात में प्रधान एक तरह सर्वे सर्वा हो गया, क्योंकि वो है और 5 सदस्य, सारे सदस्य तो जो ग्राम पंचायत के सारे सदस्य तो उसके कार्य में, निर्णय में भागीदारी नहीं करेंगे, वो तो कभी कभी में भागीदारी करेंगे, लेकिन रोज रोज के काम में या बहुत सारे मामलों में तो उसकी कार्यकारिणी काम करेगी। और निश्चित रूप से कार्यकारिणी जैसे भी बनती होगी, वो प्रधान जब चुन लिया गया तो उसी के प्रभाव से जो लोग उसके खास लोग होंगे उन्हीं को वो अपनी कार्यकारिणी समिति में चुनवाता होगा। भले वो चुनने का काम सदस्य लोग करते होंगे, लेकिन वही 2-2 साल के लिए चुन के आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है ना उत्तर प्रदेश में और गुजरात में, क्योंकि एक तरह से गुजरात में प्रधान ही, जिनको कि वहाँ सरपंच बोलते हैं, तो एक तरह से गुजरात में गांव का सरपंच ही पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक समझ लीजिए सबसे ज़्यादा उनके पास अधिकार प्राप्त रहता है। कहने के लिए भले वो कह रहे हो कि कार्यकारिणी के साथ जो बैठक होगी सब मिलजुल कर तय करेंगे, लेकिन मोटे मोटे जान लीजिए कि प्रधान ही अपनी पूरी व्यवस्था गांव का चलाएगा। तो ये एक बड़ा अंतर हुआ। दूसरा एक अंतर ये भी है कि यहाँ जो अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के ऊपर आता है, तो उसमें पूरे गांव के सभा में 2/3 बहुमत से उनके खिलाफ अविश्वास प्राप्त होता है। लेकिन ये व्यवस्था वहाँ नहीं है। वहाँ गुजरात में व्यवस्था दी गई है कि जितने सदस्य हैं, जो पंचायत सदस्य, यही 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा सकते हैं। तो एक गुजरात में ये भी व्यवस्था है। तो इसलिए प्रधान तो सब सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा गांव सभा तैयार हो।
बल्कि पंचायत के सदस्य मिलकर उनको 2/3 से अगर सहमति बन जाती है तो उनको हटा सकते हैं। बाकी वही प्रक्रिया है, प्रस्ताव कैसे आएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आएगा, वो जो सामान्य होता है कि कम से कम 50% लोग जब सदस्य कहेंगे कि इनके खिलाफ मोशन लाया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उसका वोट पड़ेगा और ग्राम प्रधान पंचायत वो सरपंच को हटाया जा सकेगा। तो ये व्यवस्था आप प्रधान को जो या वहाँ के सरपंच को हटाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश से ये भिन्न व्यवस्था है। हालांकि इस बात को लेके गुजरात में काफ़ी असंतोष रहता है कि ये व्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश में जैसी व्यवस्था है उसी तरह यहाँ भी प्रधान ग्राम जो सरपंचों को हटाने की व्यवस्था वैसी की जाए। तो अब ये जो काम का ये तो संरचना हो गई, और कमेटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कमेटी जो है सिर्फ एक ही कमेटी है सोशल जस्टिस का, और बाकी जो कमेटियां हैं वो जब चाहे वो बनावें, और उसमें भी अनुमति लेनी पड़ती है राज्य सरकार से, तो उस हिसाब से वो अनुमति वो लेते हैं ग्राम। जबकि उत्तर प्रदेश में कई कमेटियां बनी हुई है। संरचना हो गया। अब उनके हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही एक व्यवस्था उनके यहाँ जो है जो अनडेमोक्रेटिक मुझे लगती है, और वो संविधान का अनुरूप भी मुझे लगती है। उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है वह किसी के अधीन नहीं है। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एक धारा 15 है पंचायती राज अधिनियम में, उसके अधीन वो उसमें यह निर्देश दिया गया है कि जो संविधान के जितने 29 विभाग थे वो सबके सब 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दे दिए गए। एक विभाग और भी दिया गया, बल्कि 30 विभाग दे दिए। सिर्फ ये कह दिया गया कि ये जो अधिकार होगा वह राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा, बस। तो इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतें को जो भी अधिकार है वो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन होगा। तो राज्य सरकार का मतलब है कि इसका मतलब कि राज्य सरकार जब तक जो भी निर्देश देगी उसके हिसाब से ग्राम पंचायतें काम करेंगी, और राज्य सरकार का आप जानते हैं कि उसके नियमावली और कानून उसके तहत राज्य सरकार उनको निर्देश देगी। गुजरात में क्या किया है कि इन्होंने ये राज्य सरकार के अधीन से पहले ही, वो तो राज्य सरकार में तो अंदर में सब कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जो ग्राम पंचायत है ये तालुका पंचायत के अधीन हो गया। वहाँ वो 3, जैसे उत्तर प्रदेश में 3 पंचायतें हैं, जैसे कि जिला पंचायत और खंड पंचायत, क्षेत्र समिति जिसको बोलते हैं, और तीसरा है ग्राम पंचायत। वहाँ क्या है कि वहाँ उन्होंने जिला पंचायत रखा है, बीच में तालुका पंचायत जिसको ये क्षेत्र समिति कहते हैं या ब्लॉक स्तर पर का जो है तो उनको तालुका पंचायत कहते हैं, और तीसरा जो ग्राम पंचायत है। तो इसका ये है कि अब इन्होंने ये व्यवस्था कर दिया गुजरात में कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो होंगी क्षेत्र पंचायतों के अधीन, मतलब तालुका पंचायत के अधीन, और तालुका पंचायत जो है वो रहेगा अधीन जिला पंचायत के। तो ये उन्होंने एक तरह से हायर के बना दिया, जैसे विभागों में नहीं होता है कि जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर ब्लॉक, वो तहसील के अंदर और छोटे छोटे और विभाग, तो बिल्कुल सरकारी विभाग की तरह से एक तरह से उन्होंने हायर के बना दिया है, और जो भी अधिकार वो करेंगे तो उसके ऊपर वो देखेंगे ऊपर वाले। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि तालुका में कौन होता है, तालुका में होता है वहाँ भी खंड DDO जिसको बोलते हैं, वो ब्लॉक BDO कहिए, तो उसी तरह से वहाँ तालुका के अधिकारी होते हैं, TDA तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर इस तरह से होते हैं। तो वो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर या BDO, तो उसके अधीन हो गई ग्राम पंचायत, और तालुका हो गए किसके अंदर में, वो जिले के अंदर के जिला पंचायत के, तो जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो DPO के अंदर हो गया। तो ये व्यवस्था उन्होंने एक हायरकियल सिस्टम बना रखा, ऊपर से नीचे तक। यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, इस मामले में मैं समझता हूँ, केवल राज्य सरकार के ही निर्देश का अधीन रहेगा, बाकी में वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। लेकिन गुजरात में ये व्यवस्था में समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि ऐसी संविधान की मंशा में नहीं है। क्योंकि उन्होंने जब कह दिया है कि धारा 234 में कि गांव पंचायतें जो हैं वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट होंगी, तो सेल्फ गवर्नमेंट होने का मतलब वो अपने अपने व्यवस्था चलाएंगे कि वो तालुका वाले
जो कहेंगे उसके हिसाब से चलाएंगे, या जिला पंचायत वाले कहेंगे उसके हिसाब से चलाएंगे, तो ये गलत लगता है, गैर संवैधानिक है। लेकिन गुजरात के लोगों ने लगता नहीं है कि इसको कुछ संवैधानिक रूप से इसको चुनौती दी है इस व्यवस्था को। अगर चुनौती देते तो ये शायद इस व्यवस्था को ख़त्म हो सकता था। तो ये गुजरात में, और इसका कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि अब इतने लोग हस्तक्षेप करेंगे तो नीचे वाले काम क्या कर पाएंगे। इसीलिए तो हम लोग बार बार गांव सरकार, तो हम लोग जिस गांव सरकार की बात करते हैं उसमें यही बार बार उठाते हैं कि इनको जब तक गांव को, ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल अपने स्वतंत्र रूप से काम, संविधान के अनुरूप अपने अधिकारों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के नहीं दिया जाएगा, तब तक न वो गाँव का विकास कर पाएंगे, न उनके अंदर रोजगार क्रिएट कर पाएंगे, और न उनके अंदर जो भारत के जो संस्कृति है उसकी रक्षा कर पाएंगे, और न ग्रामीण परिवेश की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि वो दूसरे का अधीन रहेंगे तो वो दूसरे हुक्म देते रहेंगे, उसके हिसाब से उनको मजबूरी से करना पड़ेगा। अपना कोई उनका क्रियाशीलता और उनकी क्रिएटिविटी, ये सब धीरे धीरे मर जाएगी। इसीलिए बार बार हम जोर देते हैं कि गांव सरकार को जितना अधिकार देंगे तो एक नए ढंग का जो हमारे गांव की जो परंपरा है उसके साथ आधुनिकता दोनों जोड़ के एक ऐसा गांव बनेगा जिसमें हर आदमी सुखी और संपन्न और रहेगा। हम तो गाँव को स्वर्ग बनाने की बात करते हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल उसको दिखावा ही बना दिया गुजरात में। और मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से गुजरात ने वहाँ ग्राम पंचायतों को, एक तो प्रधान को बना दिया कि वो सर्वे सर्वा होगा, और फिर उसको एक के विभाग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो इस तरह से तो ये मैं समझता था कि गुजरात को तो एक मॉडल, गुजरात मॉडल बहुत प्रचलित किया गया था। किस तरह का ही गुजरात मॉडल है जहाँ पे वहाँ पर डेमोक्रेसी का ही कोई मॉडल, जो संवैधानिक मॉडल है वही नहीं चल रहा है, तो ये कैसे बनेगा। अब गुजरात में एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था पुरानी है, सब 1947 से चली आ रही है। तो जब संविधान में 1992 का संशोधन आया तो उन्होंने संशोधित करके, और 94 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ही संशोधन करके वो संविधान के प्रावधान, जो संविधान के अनुरूप उसको अपना संशोधित कर दिया। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 आज भी है, और उसमें जो संशोधन आया है उसके हिसाब से वो चल रहा है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों को पहले से ही बहुत अधिकार है। उन्होंने क्या किया गुजरात में, इनके पास कोई अपना कानून नहीं था। इन्होंने इसलिए 1992 में संविधान का व्यवस्था आई, तो 93 में इन्होंने अपना पंचायती गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 बनाया। तो एक ही अधिनियम में उन्होंने बनाया कि तीनों काम डाल दिया कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, और उसी में सबके तीनों के तीनों अधिकार दे दिए, और ये लिख दिया कि उसके अधीन ही होगा, उसके अधीन ही होगा। तो वैसे चल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत के लिए अलग कानून, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अलग कानून है, और ग्राम पंचायत के लिए अलग है। तो देखिए इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे है। और ये अगर थोड़ा सा धारा 15 में संशोधन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का जो कानून है, ये एक तरह से 15 को हटा दिया जाए तो एक बड़ा मॉडल अपने आप में है, और इसको नमूना पूरे राज्यों के हिसाब से, इसके हिसाब से चलना चाहिए। और जो हम लोग जिस तरह संशोधन करें उसमें जरूर, जब वो मॉडल आएगा, जब ग्राम सरकार के रूप में आएगा तो परिवर्तन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इन लोगों से तो बेहतर है कि गुजरात से तो बेहतर आप मान के चलिए, उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही गुजरात से बेहतर। अब ये व्यवस्था किस तरह से उन्होंने ग्राम पंचायतों को एक तरह से हड़प लिया है। तो वहाँ एक प्रधान हो गए, फिर विभाग हो गया, प्रधान जी एक तरह से बीडीओ के, वहाँ के अधिकारियों के अधीन वो काम करते हैं, और जो उनको अधीन कहते होंगे करते हों। अब कर्मचारियों की स्थिति क्या है कि वहाँ भी जैसे ग्राम सेवक हैं, और जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं या ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, और जैसे ग्राम पंचायत सचिव यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, वैसी बात नहीं है। और भी विभागों के, जैसे यहाँ अन्य विभागों के कर्मचारी हैं वहाँ हैं। अब मैं चर्चा करूँगा अधिकार का। यह अधिकार वाला जो है, जैसे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने संविधान के सभी 29 विभागों को उन्होंने दे दिया, और कह दिया कि जो संविधान में जो 29 विभाग उनके अनुसूची के कारण दी गई सभी दे दिया, उस कानून में डाल दिया, और कहा कि ये जो राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत अपने अधिकार का पालन करे। अधिकार की कमी नहीं है, लेकिन वो तो रोक लग गया।
कि वो सब राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहे। लेकिन गुजरात में ये भी नहीं किया कि सारे 29 विभागों को नहीं देखे, उन्होंने अपने अलग वो बना ली अनुसूची। एक उनके अपने अधिनियम में ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया अनुसूची 1 बना के, उसमें 10 भागों में बांट दिया अधिकार। और इन्हीं जो 29 विभागों को मिला जुला के उन्होंने कुछ को उसको मिलाया, उसको मिलाया, मिला उला के उन्होंने 10 अधिकार उनको ग्राम पंचायतों को दिए। लेकिन इसमें 2-3 बातें अच्छी हैं उन्होंने जो दिया। एक तो उन्होंने उनको ग्राम पंचायतों को वो अधिकार दिया जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो पहले हम चर्चा करेंगे। एक अधिकार है कि राजस्व का रिकॉर्ड रखने का अधिकार वहाँ ग्राम पंचायतों को मिल गया है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में राजस्व का जो काम है अभी भी सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, उसके लेखपाल होते हैं और वही राजस्व का काम देखते हैं। लेकिन वहाँ राजस्व का जो यहाँ लेखपाल काम जो करते हैं वह काम वहाँ ग्राम पंचायत को दे दिया गया है। वो ग्राम पंचायत जो को अधिकार मिल गया है वो राजस्व वाला काम करते हैं। और वहाँ जो पटवारी बोलते हैं, जैसे यहाँ पटवारी है, कुछ नाम उनका और है वहाँ, लेकिन वो जो लेखपाल समझिए, वो लेखपाल ग्राम पंचायतों के अधीन उन्होंने रखा है। और ग्राम पंचायत ही में जाइए आप, जब चाहिए आपको ग्राम पंचायत में जो कंप्यूटर पर वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ भी जैसे यहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पहले से बैठे रहते हैं, आपको तुरंत रेवेन्यू रिकॉर्ड संबंधी सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। तो ये उन्होंने राजस्व का एक काम अच्छा दिया अधिकार। दूसरा एक काम उन्होंने अपने अधिकारों में दे रखा है ग्राम पंचायतों को, सुरक्षा का, कि गांव की सुरक्षा और सेल्फ और भी किस तरह किया जाए। तो वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वो व्यवस्था नहीं है जिस तरह से गुजरात में। तो सुरक्षा संबंधी वो अपना सारे बहुत फैसले वो लेते हैं और उसके लिए उनके बहुत सारे अपने स्तर पर लेते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ टैक्स लगाने का जो काम है वह ग्राम पंचायतों को काफ़ी अधिकार है। वो हर मामले में जो कुछ भी गतिविधियाँ गांव में होती हैं उनको टैक्स लगाने का उनको अधिकार है। ये अलग बात है कि जो टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार जब चाहे उनसे ले सकती है, स्थगित कर सकती है। लेकिन जैसे वो टोल टैक्स लगाने का पास अधिकार है उनको, मेला बाजार लगा रहे हैं उसका अधिकार है, पशुओं के रखने पर लगान है, पानी कोई निकाल रहा है गांव के ज़मीन से तो और टैक्स लगाने का अधिकार है, कोई बालू निकाल रहा है तो उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है, या गांव में ये जानवरों को किराए पर लेके, जैसे वहाँ ऊँट बहुत होते हैं तो ऊँट को लोग मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। पर्यटन में लोग आते हैं तो पर्यटन कर लगाने का अधिकार है। तो इस तरह 10-12 मामलों में उनको जो डे टू डे गतिविधियाँ जो गांव में होती हैं उस पर उनको टैक्स लगाने का अधिकार है। ऐसा अधिकार यहाँ नहीं है। कोई वो व्हीकल टैक्स लगाते हैं वो, अब यहाँ तो गांव में अपना कोई मैंने नहीं समझता उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के गांव ग्राम पंचायतें कोई टैक्स की लगाती हैं और वसूलती हैं। आप अपनी गाड़ी ले आइए, ले जाइए, जानवर ले आइए, बेचिए, बाजार लगाइए, हाट लगाइए, यहाँ जो कोई इस तरह से वसूली नहीं है। लेकिन वहाँ बहुत टैक्स के मामले में उन्हें बहुत सारे अधिकार गुजरात में दिए, उससे उनकी कुछ मामलों में आय बढ़ती है, बहुत बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ छोटे गाँव में तो नहीं, और वहाँ चूँकि ट्राइबल एरिया भी, गुजरात में ट्राइबल एरिया बहुत है तो इसलिए वहाँ तो नहीं उतना हो पाता है। लेकिन जो शहर के नज़दीक और शहर के आसपास के गांव में बहुत सारे टैक्स गांव वाले लगाते हैं, और इसीलिए जो आसपास के शहर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वो ग्राम पंचायतें जो हैं वहाँ की बहुत अच्छी खासी संपन्न ग्राम पंचायतें हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने साधनों से वो अपने गांव में कर सकते हैं। ये अलग बात है कि वो ये नहीं है कि जो मनमानी नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकती है, करेंगे वही जो पैसा वसूल लेंगे और जो सरकार कहेगी वो उसी हिसाब से करेंगे। दूसरा है गुजरात बहुत इंडस्ट्रियल स्टेट है और वहाँ इंडस्ट्री बहुत है। तो जो इंडस्ट्री लोग गांव में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो इंडस्ट्री लोगों की जो वसूली वहाँ जो उनसे वसूलते हैं, इंडस्ट्री से ग्राम पंचायतें उनसे वसूली करती हैं और उस इंडस्ट्री को पैसा देना पड़ता है। साथ साथ अगर इंडस्ट्री के लोग अगर वो जो लगाए हैं गांव के क्षेत्र से सड़क निकाल रहे हैं, गांव के क्षेत्र से आने जाने का सुविधा ले रहे हैं, तो वो उसके लिए गांव वाले टैक्स लेते हैं और उनको देना पड़ता है। और उनको भी इंडस्ट्री वालों की जिम्मेदारी हो गई है कि ये पैसा आप उनको गांव को दीजिए,
तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे भी ग्राम पंचायतों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा वहाँ के गुजरात में मिला हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं। यहाँ कोई आदमी इंडस्ट्री लगाई है, सरकार एक बार जैसे जाती है और सरकार ने अगर दे दिया तो गांव पंचायत वालों को कोई अधिकार नहीं है, वो अपना कुछ बोलते ही नहीं है, जैसे लगता है कि उनको कुछ अधिकार नहीं है, और वो शोषण इंडस्ट्री वाले मनमानी राज्य सरकार को पैसा वैसा दे के अपना अधिकार और बढ़ाते जाते हैं। तो उस तरह से गांव का शोषण खूब करते हैं, गांव वाले बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इस मामले में मैं गुजरात की ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है, और वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी ऐसी अगर होती तो बहुत सी ग्राम पंचायतें हैं, जैसे गुजरात में भी है, कि जो शहरी क्षेत्र के आसपास हैं वो बहुत संपन्न होती, और किसी मामले में वो साधनों के मामले में वो शहर से कम ही रहती। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि शहर में साधन आ जाए, सब साधन संपन्न हो जाने के शहर न बनेगा। गांव सरकार का लागू कराने का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि साधन संपन्न गांव हो, शहर न बने। शहर अगर बन जाएंगे तो गांव मिट जाएंगे। इसलिए ये आंदोलन कभी भी हम जब गांव सरकार की बात करते हैं तो केवल गांव के विकास की बात नहीं करते, गांव के जो संसाधनों की हम बात करते हैं। संसाधन बढ़े लेकिन गांव रहें, और गांव को अपने ढंग से चलाएं, ताकि वो रोजगार, अपनी संस्कृति, अपने तौर तरीके, अपने परंपराएं मेंटेन करके गांव उसी तरह से रहें, तभी वो शांति से और सुख से रह सकते हैं। शहर बन जाएंगे तो शहर के फिर वो एक तरह से परजीवी बन जाएंगे, जैसे कि शहर के कस्बा टाइप बने हुए हैं। शहर तो बन नहीं पाएंगे। जो शहर के जो सेंटर में उनको खूबसूरती है वो तो उनमें आएगी नहीं, तो वो एक पैरासाइट बन के, एक कस्बा बन के रह जाएंगे। पूरी गांव भी मिट गई, शहर भी नहीं पाना है, तो कस्बाई माहौल में बस बने रह जाएंगे। उससे उनका भविष्य भी खत्म हो जाएगा, गांव भी खत्म हो जाएगा, उनका भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं। तो लेकिन अगर ये अधिकार गांव को अगर मिल जाए इस तरह से, जैसे गुजरात में टैक्स की वसूली का पूरा अधिकार है, उसका टैक्स की वसूली अगर इनको मिल जाए, तो मैं समझता हूँ संसाधन बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके शहरों के आसपास के या बड़े बड़े कस्बों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में अपने संसाधन इतना जुटा लेंगे कि वो अपने संसाधन से कुछ अपने मन से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत का गुजरात में और उत्तर प्रदेश में ये आपको एक मुख्य अंतर मैंने आपको बताया। थोड़ा ये भी व्यवस्था है कि वहाँ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था, जैसे मैंने बताया, अपना वो करते हैं, अपना ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का व्यवस्था करते हैं, वो अपना टैक्स वसूलते हैं। तो ये 3 चीज़ें उनके पास बहुत महत्वपूर्ण, और भी उनके अधिकार हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकार उनके पास नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को उत्तर प्रदेश ने दे नहीं रखा है, और उसी के हम कोशिश होते हैं कि उत्तर प्रदेश को चाहिए कि धारा 15 हटा के सारे अधिकार उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों को दे दिया जाए। एक उत्तर प्रदेश से और गुजरात में एक और अंतर है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में तो करीब करीब 50-60 हज़ार के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ करीब 9,000 समथिंग है, मतलब 10,000 के आसपास है ग्राम पंचायतें उधर। उनकी आबादी 8 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20-22 करोड़ है, तो बहुत बड़ा है। तो अगर वो 8 करोड़, और उनमें बहुत ट्राइबल एरिया है, उत्तर प्रदेश में उतना ट्राइबल एरिया नहीं है, थोड़ा सा एरिया ट्राइबल एरिया है, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ, उसमें करीब 1/3 उधर ट्राइबल एरिया वहाँ है। हम उत्तर प्रदेश में के जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि बड़ी घनी आबादी है। उनके यहाँ कुछ क्षेत्रों में बहुत घनी आबादी है, कुछ शहरों में घनी आबादी नहीं है। तो ये हर राज्यों का अपना अपना विविधता हैं, लेकिन कम से कम इसमें कोई विविधता नहीं होना चाहिए कि गांव को पूरा अधिकार अपने ढंग से विकसित करने का होना चाहिए, और उनको पूरा संसाधन, अपने जो उनको टैक्स और अपने संसाधन जुटाने के जो साधन है वो उनको पूरा मिलना चाहिए, और खुद निर्णय लेने का उनको पूरा हक होना चाहिए कि अपने गांव को किस ढंग से वो विकसित करें। उनको अपने कर्मचारी रखने का भी अधिकार होना चाहिए, और कर्मचारी रखने का अधिकार ये न उत्तर प्रदेश में है, न बिहार में है, और न गुजरात में। तो कर्मचारी रखने का जो अधिकार है, आज भी कर्मचारी को जो व्यवस्था है वो सभी को
राज्य सरकारों ने अपने हाथ में रखा है, उनके नियमावली है, उसी हिसाब से वो रखे जाते हैं। और अलग अलग ढंग से कहीं जो कर्मचारी हैं वहाँ पंचायत, वहाँ एक गुजरात में उन्होंने पंचायती अलग कर्मचारियों के लिए अलग कानून बना रखा है। उसी में सभी जिला पंचायत, क्षेत्र तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत में जो कर्मचारी भेजते हैं उसी कानून के हिसाब से उनको नौकरी देते हैं, वो नौकरियाँ देते हैं। हम लोग जो गांव सरकार की बात है वो इससे भिन्न इसलिए है कि हम लोग ग्राम पंचायत में एक इसी से अधिकार यही है, लेकिन व्यवस्था में थोड़ा बदल के कि पूरा गांव को अपना कर्मचारी रखने की व्यवस्था मिल जाए, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना कृषि, अपना सब व्यवस्था अपने ढंग से करने को मिल जाए, अपने लोगों को रखने को मिल जाए, अपने ढंग से विकास करने को मिल जाए। जबकि ये जो राज्य सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई है इसमें इनकी व्यवस्था के हिसाब से राज्य सरकारों के ही अधीन जो व्यवस्था है वही चल रही है। इसीलिए वो गांव एक तरह से विभाग के रूप में एक तरह से अगर टोटलिटी में आप देखें, सब मिला जुला के देखें, तो गुजरात में कुछ ज़्यादा ही गुलामी ग्राम पंचायतों को के ऊपर उनकी गुलामी ज़्यादा गुलाम है ग्राम पंचायत के, जबकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक उतनी गुलामी नहीं है। उनके उत्तर प्रदेश के मुकाबले में गुजरात में गुलामी ज़्यादा है। लेकिन उनके पास एक चीज़ है कि उनके पास संसाधन अपने भी हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे संसाधन नहीं। तो इन शब्दों के साथ आपको मैं एक बार पुनः आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि गांव सरकार के अगले एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम फिर दूसरे कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि अगल बगल के राज्यों का है, बिहार हो गया, गुजरात को मैंने इसलिए इस बार ले लिया कि गुजरात को आप समझते होंगे कि आपके सबके दिमाग में है कि बड़ा ये मॉडर्न राज्य है और यहाँ कोई व्यवस्था अच्छी होगी। तो गुजरात में कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। गुजरात में बिल्कुल तो सरकार के ही विभाग के रूप में पूरी तरह से चल रही है। वहाँ गांव सरकार में बहुत ज़्यादा कुछ करना, गांव सरकार की व्यवस्था लाने के लिए वहाँ कुछ और कोशिशें करनी पड़े। और गुजरात में न्याय व्यवस्था, जैसे बिहार में न्याय व्यवस्था ग्राम कचहरी का, गुजरात में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है और पहले भी न्याय व्यवस्था उनकी अपनी नहीं थी। तो गुजरात को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए गांव सरकार गुजरात में ज़्यादा आवश्यक है, जल्दी लागू कराने की ज़रूरत है। तो इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।